हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय अनदर वीडियो। आज के इस क्लास में हम लोग 11th क्लास का अकाउंटिंग का चैप्टर 3 कवर करेंगे, जो कि थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है गैप, जनरली एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। गैप का क्या मीनिंग है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में बताता है ये। इसका जनरली एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल नाम होने के पीछे रीजन है कि इसको सभी लोगों को एक्सेप्टेबल है। तो इसका मीनिंग क्या है, बेसिकली ये प्रिंसिपल्स हैं जिसके बेसिस पे अकाउंटिंग बनाई जाती है, अकाउंट में एंट्री की जाती है, इवन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। लाइक अगर हम बात करें इनिशियल डेज की, तो जब अकाउंटिंग का डेवलपमेंट नहीं हुई थी, इनिशियल स्टेज में था, तो सभी लोग अपने हिसाब से अकाउंटिंग बनाते थे। तो सबकी अकाउंटिंग अलग अलग होती थी, जिससे प्रॉब्लम क्या आती थी कि किसी का कोई रिपोर्ट कंपेरेबल नहीं होता था, और दूसरी बात उसको चेक करना, उसको रीड करना मुश्किल होता था। तो फिर डेवलपर्स के दिमाग में आया कि क्यों नहीं सभी को एक प्रिंसिपल दे दिया जाए, एक तरीका दे दिया जाए, जिसके बेसिस पे कंप्लीट अकाउंटिंग बनेगी, सो दैट कि इन फ्यूचर अगर हमें कंपेयर करना पड़ा तो सबकी अकाउंटिंग इजीली कंपेरेबल हो जाएगी, और दूसरी चीज के चेक करना और उसको रीड करना इजी हो जाएगा। तो प्रिंसिपल का मकसद यही था कि सब में यूनिफॉर्मिटी लाए, सिमिलरिटी लाए। तो प्रिंसिपल क्या करता है, बेसिकली एक रूल देता है, एक रेगुलेशन, नियम कानून बना देता है, जिसके तहत आपको अकाउंटिंग एंट्रीज रिकॉर्ड करनी होती है, इवन अकाउंट्स बनाने होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करने होते हैं। आइए पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन को। दिस प्रिंसिपल्स आर द थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। जो मैंने कहा कि ये रूल रेगुलेशंस होते हैं जिसके अंदर रह के आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना पड़ता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का क्या मतलब है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब अभी हमने पढ़ा है कि रूल रेगुलेशंस हैं, गाइडलाइंस हैं, जिसके तहत आपको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। तो आइए इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। आर द जनरल लॉ और रूल्स अडॉप्टेड एज गाइडलाइन टू एक्शन, अ सेटल्ड ग्राउंड और बेसिस ऑफ कंडक्ट और प्रैक्टिस। ये बेसिकली गाइडलाइन है, रूल रेगुलेशंस है, या फिर जो सेटल्ड ग्राउंड ऑफ कंडक्ट है या प्रैक्टिसेस है। कुछ प्रैक्टिसेस करने से भी कुछ नियम कानून निकल के आते हैं, तो ये उनका सेट है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। कुछ हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको हम लोग यहां पे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, वन बाय वन, जिसमें से एग्जाम में से 100% एक क्वेश्चन आता है। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन या एक बिजनेस कोई भी शुरू हुआ है तो वो हमेशा चलता रहेगा, बंद नहीं होगा। इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम एज्यूम करते हैं कि फिक्स असेट्स जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज होती हैं, एंड जो असेट्स करंट असेट्स है वो शॉर्ट टर्म में यूज हो जाती हैं। तो गोइंग कंसेप्ट क्या कहता है? इट इज अज्यूम दैट बिजनेस शैल कंटिन्यू फॉर फोर्सिबल पीरियड एंड देयर इज नो इंटेंशन टू क्लोज डाउन द बिजनेस। यहां पे कोई इंटेंशन नहीं है कि हम बिजनेस को बंद कर देंगे इन फ्यूचर, ये हमेशा निरंतर चलने वाले प्रोसेस रहेगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कंसिस्टेंसी का मतलब होता है एक जैसी चीज को लागू करे रखना। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट बेसिकली कहता है कि जो तरीका यूज कर रहे हो, या फिर मान लीजिए किसी एक एंट्री को रिकॉर्ड करने के दो तरीके हैं, तो अगर आपने एक तरीका एक साल फॉलो किया है, अगले साल सेकंड तरीका नहीं फॉलो करेंगे, आपको एक ही तरीका फॉलो करना है ईयर बाय ईयर। लाइक आगे हम पढ़ेंगे एक डेप्रिसिएशन का चैप्टर, उसके अंदर दो तरीके होते हैं डेप्रिसिएशन लगाने के। एक हम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से डेप्रिसिएशन लगाते हैं, और एक होता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। तो अगर आपने फर्स्ट ईयर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से डेप्रिसिएशन लगाया, तो अगले साल भी आप फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से ही लगाएंगे। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि आपका अकाउंटिंग जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं बनके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ रहा है बनके, वो कंपेरेबल बन जाता है, क्योंकि आपने सिमिलर ग्राउंड पे दोनों अकाउंट्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया है। नेक्स्ट है एक्यूरल कॉन्सेप्ट। एक्यूर करने का मतलब होता है कि उसको अर्न करना, उसको इनकर करना। एक्यूरल कॉन्सेप्ट बोलता है कि जो आइटम, जो ट्रांजेक्शन हो गई, उसको वहीं पे रिकॉर्ड करो, इनरिस्पेक्टिव ऑफ कैश रिसीव्ड और पेड। चाहे आपने कैश पे किया है, चाहे आपने कैश रिसीव किया है या फिर नहीं किया है, इससे मतलब नहीं है। सिर्फ मतलब किसी से है कि वो ट्रांजेक्शन अगर हो गई तो वो रिकॉर्ड होनी चाहिए उसी सेम पीरियड में। अ ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द टाइम व्हेन इट इज एंटर्ड इनटू एंड नॉट व्हेन सेटलमेंट टेक्स प्लेस। तो एक ट्रांजेक्शन को हम जब ही रिकॉर्ड कर लेंगे जब वो हो गई है, ना कि जब उसकी सेटलमेंट हो जाए। लाइक मान लीजिए आपने 10,000 का सामान कहीं से खरीदा है 1 तारीख को, जिसकी पेमेंट 15 तारीख को होनी है। हेंस जो एंट्रीज आपको रिकॉर्ड करनी है बुक में, वो 1 तारीख को ही रिकॉर्ड होगी, ना कि हम 15 तारीख का सेटलमेंट का वेट करेंगे। तो एक्यूरल कॉन्सेप्ट यही चीजों को पे फोकस करता है कि जब आपकी ट्रांजेक्शन हो जाए उसी टाइम उसको रिकॉर्ड करना चाहिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस एंड बिजनेस का मालिक दोनों अलग अलग है, दोनों बोथ आर separate. Business is considered to be separate from its owner. इसी वजह से ड्राइंग का कॉन्सेप्ट आता है।
इसी कॉन्सेप्ट की वजह से ड्राइंग का कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि बिजनेस से अगर कुछ भी चीज ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको कहता है कि बिजनेस और बिजनेस का मालिक दोनों अलग हैं, तो अगर आपने कुछ भी ड्रॉ किया तो वो ड्राइंग कहलाएगी, जो कि आपको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी सेपरेटली। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल कहता है कि जिन ट्रांजेक्शन को आप मनी में रिकॉर्ड कर सकते हो, मनी में मेजर कर सकते हो, उन्हीं ट्रांजैक्शन को आप बुक्स में रिकॉर्ड करोगे। द ट्रांजैक्शंस और इवेंट दैट कैन बी मेजर्ड इन मनी आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। वही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करनी है जिसको आप मनी में मेजर कर सकते हो। लाइक कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन उसको आप मनी में मेजर नहीं कर सकते। लाइक फॉर एन एग्जांपल, मान लीजिए कि दो स्टाफ में लड़ाई हो गई, डिस्प्यूट हो गया, तो उससे बिजनेस को नुकसान होगा, लेकिन आप इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते इस लड़ाई को, क्योंकि ये मनी में मेजर नहीं किया जा सकता। या फिर नंबर्स ऑफ एम्प्लॉइज, एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लेकिन आप नंबर्स ऑफ एम्प्लॉइज को रिकॉर्ड नहीं करोगे बुक्स ऑफ अकाउंट में। क्यों? क्योंकि उसको मनी में मेजर नहीं किया जा सकता। तो हेंस उन्हीं चीजों को आप रिकॉर्ड करोगे जिनको मनी में मेजर किया जा सकता है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहता है क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बिजनेस का जो बिजनेस की लाइफ है वो फोरसीएबल पीरियड तक चलती रहेगी। मतलब एक बिजनेस बंद नहीं होने वाला, एक बिजनेस हमेशा चलने वाला प्रोसेस है। अब अगर बिजनेस हमेशा चलने वाला प्रोसेस है तो एक दिक्कत आएगी कि आप प्रॉफिट कब निकालें या फिर आपको लॉस हो तो वो कब आपको क्या रिजल्ट रहा, मींस टू से कि प्रॉफिट या लॉस, आपका प्रॉफिट कितना हुआ या फिर लॉस कितना हुआ, इसको कब निकालेंगे। क्योंकि बिजनेस तो कभी बंद नहीं होगा, तो आप एक बिजनेस की लाइफ को पार्ट्स में तोड़ना पड़ेगा। वो पार्ट्स जनरली 1 साल का होता है, जिसको हम एक फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, लेकिन समटाइम्स इन सम कंट्रीज ये 6-6 महीने का भी होता है, और दूसरी कुछ और कंट्रीज है जिसमें ये 3-3 महीने का भी होता है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे इंडिया में जनरली 1 ईयर फॉलो किया जाता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, एक साल में तोड़ देते हैं बिजनेस की लाइफ को। मतलब एट द एंड ऑफ 1 ईयर आप बिजनेस से कितना प्रॉफिट हुआ या कितना नुकसान हुआ इसको मेजर करते हैं। इसी तरह से कुछ दूसरी जगह पे, दूसरी कंट्रीज में 6-6 महीने पे प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं, तो कहीं और पे क्वार्टरली प्रॉफिट एंड लॉस भी निकालते हैं, जबकि ये चीज अब इंडिया में भी फॉलो की जा रही है। कई कॉर्पोरेट्स अब क्वार्टरली भी प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमाइन करते हैं, सो दैट उनका प्रॉफिट एंड लॉस मतलब छोटे बहुत कम मंथ्स में पता चल पाए, ताकि वो करेक्शंस कर पाए। अगर उनको लॉस हो रहा है तो वो उसको ठीक कर पाए, या कम प्रॉफिट हो रहा है तो वो प्रॉफिट को इंक्रीज कर पाए। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहता है द लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज इज ब्रोकन इनटू अ स्मॉलर पीरियड सो दैट इट्स परफॉर्मेंस इज मेजर्ड एट रेगुलर इंटरवल, ताकि उसकी परफॉर्मेंस को एक रेगुलर इंटरवल पे मेजर किया जा सके। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट कहता है कि हर चीज जो कि एक सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस रखती है उसको आप डिस्क्लोज करोगे बुक्स ऑफ अकाउंट में। देयर शुड बी कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक अफेयर ऑफ द एंटिटी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मटेरियलिटी प्रिंसिपल। मटेरियलिटी प्रिंसिपल ये बताता है कि कौन सी चीज मटेरियल है। मटेरियल मींस इंपॉर्टेंट, एक बिजनेस के लिए कौन सी चीज मटेरियल है, कौन सी चीज इमटेरियल है। So an item should be regarded as material if there is a reason to believe that the knowledge of it would influence the decision of informed investor। अगर कोई ऐसा आइटम है जिसकी इंफॉर्मेशन मिलने से एक इन्वेस्टर के डिसीजन को इंपैक्ट किया जा सकता है, तो ऐसे हर आइटम को, हर ट्रांजैक्शन को हम कहेंगे कि ये मटेरियल ट्रांजैक्शन है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल क्या कहता है, या प्रूडेंस प्रिंसिपल क्या कहता है कि डू नॉट एंटिसिपेट फ्यूचर प्रॉफिट्स बट ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेज आर टू बी रिकॉर्डेड। मतलब फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होने वाला है आपको तो उसको आप रिकॉर्ड नहीं करोगे, लेकिन अगर फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है तो आप उसको रिकॉर्ड करके चलोगे। इसी वजह से प्रोविजंस बनते हैं लॉसेस के, कि आपको नियर फ्यूचर आपके पैसे डूबने वाले हैं, आपको लगता है कि ये पैसे मेरे डूब जाएंगे, तो उसके लिए अभी से कुछ पैसे जमा करके रखो, ताकि जब वो डूबेंगे पैसे तो आपके अभी सेव हो जाएंगे। तो यही इसी कॉन्सेप्ट्स की वजह से प्रोविजंस एंड रिजर्व का कॉन्सेप्ट आता है। तो डू नॉट रिकॉर्ड एंटिसिपेटेड प्रॉफिट बट प्रोवाइड्स फॉर ऑल लॉसेस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि जो असेट्स आपने खरीदी है उसको बुक्स में किस प्राइस पे रिकॉर्ड करना है। तो ये कॉन्सेप्ट बताता है कि जो भी असेट्स आप खरीद रहे हो उसको उसी प्राइस पे रिकॉर्ड करो जिस पे आपने खरीदा था, ना कि करंट की मार्केट वैल्यू पे। मान लो कि मैंने कोई असेट खरीदा, कोई मशीनरी खरीदी थी 2 महीने पहले, अब ईयर एंड पे मैं उसको किस प्राइस पे रिकॉर्ड करूं, तो उसी प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे जिस प्राइस पे हमने खरीदा था, चाहे उसकी मार्केट वैल्यू अभी कुछ भी हो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि जो खर्चे या जो इनकम आपको हो गई है उस इनकम के अगेंस्ट उन्हीं सिमिलर खर्चों को आप मैच करोगे ताकि आपका करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस हो सके। फॉर एन एग्जांपल,
मान लीजिए मुझे 10,000 की सेल करने में 5,000 का खर्चा आया, तो अब मैं इस 10,000 की सेल में से 5,000 का खर्चा माइनस करूंगा सो दैट कि मेरा प्रॉफिट अराइव हो पाए। इट इज नेसेसरी टू मैच द रेवेन्यू ऑफ द पीरियड विद एक्सपेंस ऑफ दैट पीरियड टू डिटरमाइन द करेक्ट प्रॉफिट। सेम पीरियड के एक्सपेंस और सेम पीरियड की इनकम को मैच करना है। मैच करने का मतलब कि उसको डिडक्ट करना है एक्सपेंस को अपने इनकम में से, ताकि आपका प्रॉफिट आ सके। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है तो उसके हमेशा दो एस्पेक्ट होंगे, मतलब दो पहलू होंगे। इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर है आगे, उसमें और डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको समझा दूं कि दो पहलू क्या क्या होंगे। एक पहलू कहलाता है डेबिट एंड दूसरा पहलू कहलाता है क्रेडिट। अकाउंटिंग का बेस ही डेबिट एंड क्रेडिट है। तो कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, लाइक आपने कोई सामान खरीदा कैश में, तो उससे क्या हुआ कि आपके पास सामान आया, और दूसरा एस्पेक्ट क्या है कि आपके पास से कैश गया। या आपने कोई उधार में खरीदा, तो फिर उसमें दो एस्पेक्ट्स क्या हो गए, एक तो आपके पास सामान आ रहा है, दूसरा आपके ऊपर लायबिलिटी चढ़ रही है। अगर उधार में खरीदा तो आपके ऊपर लायबिलिटी बन गई, कर्जा बन गया कि आपको ये फ्यूचर में पे करना पड़ेगा। तो इसी तरह से चाहे दुनिया में कोई भी ट्रांजैक्शंस होती है, उन सभी ट्रांजैक्शंस के दो पहलू होंगे ही होंगे। इसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर। Next concept is revenue recognition concept. Revenue is considered to have been realized when transaction has been entered. Accrual concept में पढ़ा था कि जब भी कोई चीज एक्योर हो जाए, अर्न हो जाए, तभी उसको रिकॉर्ड करेंगे। सेम रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट भी बोलता है कि जब भी रेवेन्यू हो जाए तभी उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, ना कि पेमेंट आने का वेट करेंगे हम। मतलब अगर मान लो आपने सेल कर दी है 10,000 की, तो आप 10,000 की रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लोगे आज ही, चाहे उसकी पेमेंट 2 महीने बाद क्यों ना हो। थैंक यू सो मच। आज की क्लास को यहीं पे खत्म